साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और बहुत सारे एग्जाम में खासकर पीसीएस एग्ज़ाम में डायरेक्टली एनसीईआरटी के साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट के साथ। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल क्या है? जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे धान के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र पर लगाया जाएगा तो उसे धान का फसल कहेंगे। ग्रीष्मावकाश में यदि इमेज छोटा दिख रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर टाइप का बना होगा, उसको टाइप कीजिए, इससे बड़ा होगा। और क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी 760 पिक्सल या 720 पिक्सल कर लीजिए ताकि वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कीट पतंग हो, चाहे हाथी हो, बड़े बड़े जानवर, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पौधे किस विधि से भोजन बनाते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O। 6CO2 प्लस 6H2O बनता है रिएक्शन के बाद। और साथ ही साथ प्रकाश चाहिए, लाइट, और क्लोरोफिल होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है उत्पाद के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पौधे अपना भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, और प्रकाश चाहिए। पौधे के जितने भाग हैं, हरे वाला भाग, चाहे वो पत्ती हो हरा, चाहे वो तना हो, सभी प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। हरा पार्ट, ग्रीन पार्ट, जितने भी पौधे, क्या केवल पत्ती से प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, हरा तना से भी होता है। और आर्टिफिशियल लाइट, जो बल्ब का लाइट होता है, उससे भी थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश के अलावा। तो ये ध्यान में रखना है। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो भोजन ग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जिससे हमारा पोषण, चयापचय, मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही करते हैं। हमारा भोजन में ये एनिमल प्रोडक्ट भी रहता है, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट दोनों रहता है। कोई शाकाहारी तो उसमें केवल पौधे वाला प्लांट खाता है, मांसाहारी तो दोनों खाता है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है तो हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, तो इतना काम करना ही है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य घुमंतु थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो घूम कर इधर उधर अपना जीवन यापन करते थे। भोजन एवं आवास की खोज में इधर उधर विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर बाद में उन्होंने खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो कहलाता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि पीटी में कि जब एक ही किस्म के पौधे को एक बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है तो डैश कहलाता है। ऑप्शन दे देगा बहुत सारा। फसल कहलाता है, खेती कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फसल होगा आंसर। क्रॉप्स। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलें भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, टेम्परेचर सभी जगह समान नहीं है, ह्यूमिडिटी समान नहीं है, वर्षा भी एक समान नहीं होती है।
इसलिए ज्योग्राफी के आधार पर मिट्टी भी एक समान नहीं है, खेती भी अलग अलग ढंग का होता है। तो मोटे तौर पर फसल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है खरीफ फसल, रबी फसल और एक जायद फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वैसे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में यानी कि जून से सितंबर के बीच मानसून आगमन के समय, जैसे 8% अभी मानसून का आगमन हुआ है, तो उस समय जब बोया जाता है किसी फसल को तो उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के बीच होती है। और इसमें खरीफ फसल में कौन कौन आता है ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो ये याद रखने की आवश्यकता है। तो जो मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है यानी वर्षा ऋतु में, और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। एग्जाम्पल है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट। जूट भी इसमें नहीं दिया है, जूट जिसे जूट या पटसन जिसे सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं, वो भी एक खरीफ फसल है। जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, बिहार में भी होता है थोड़ा बहुत, किशनगंज मतलब बंगाल के साइड वाला जो ज़िला है वहाँ पर। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और जूट क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल कौन होता है? शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन में जो बोया जाता है और रबी फसल कहलाती है। शीत ऋतु यानी कि नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काट ली जाती है, जैसे कि गेहूँ। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल गेहूँ है, चना है, मटर, सरसों, अलसी जिसे लिनसीड भी बोलते हैं, तीसी बोला जाता है इसको मतलब लेमन टर्म में। तो अलसी, तिलहन भी अधिकतर जो है वो रबी फसल है। आलू क्या है? आलू कब बोया जाता है? विंटर सीजन में, तो ये भी हो जाएगा रबी फसल। जौ, बारले जिसको बोलते हैं, वो भी रबी फसल का एग्जाम्पल है। अगला होता है एक और इसमें नहीं दिया है, जायद फसल। जायद फसल किसको बोलते हैं? वैसे फसल जो खरीफ और रबी के दोनों सीजन के बीच में बोया जाता है। खरीफ एवं रबी फसल के बीच वाले समय में, जैसे कि अप्रैल मई में बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाने वाली जायद फसल कहलाती है। जैसे मूंग हो गया, इसमें ककड़ी, खीरा वगैरह जो ग्रीष्म ऋतु में होती है, मूंग, ककड़ी और खीरा, ये सब क्या होते हैं? तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मूंग। मूंग किस फसल के अंतर्गत है? ना तो रबी है ना तो खरीफ है, ये जायद फसल है। अब आगे है आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि धान के लिए टेम्परेचर चाहिए अधिक, वर्षा अधिक चाहिए, शीत ऋतु में बारिश ही नहीं होती है। मतलब कोई भी फसल के लिए तापमान, एक निर्धारित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मानसून बोलते हैं, पानी, जल की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी भी होना चाहिए उपयुक्त, और ये जलवायु कंडीशन भी होना चाहिए। तभी सभी फसल को सभी सीजन में कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। आंसर भी है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये एक वाटर जिसको बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, इसलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, इसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। यानी कि जो किसी भी फसल को उगाने से पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हार्वेस्टिंग के पहले, तो उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। इसमें ये सब काम है। तो सबसे पहला है, यदि ये ऑप्शन दे दे 4 और इसमें पूछा जाए कि फसल उगाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, क्रियाकलाप, ऑप्शन दे देगा मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई। तो सबसे पहला है, कोई भी जो किसान होते हैं वो पहले हल जोतता है बैलों से या ट्रैक्टर से, खेतों की मिट्टी तैयार करता है। उसके बाद उसमें बीज बोता है, बुआई होता है, तो फिर उसी के साथ या उसके बाद भी खाद और उर्वरक दोनों डालता है। उसके बाद सिंचाई करता है, खरपतवार से सुरक्षा के लिए उसमें खरपतवार नाशी डालता है, फिर कटाई करता है और लास्ट में स्टोरेज करता है। और सबसे लास्ट प्रोसेस है भंडारण। तो ये ध्यान रखना। तो मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण।
मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। पहला चरण क्या है? फसलों का उत्पादन के लिए मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। हल्की मिट्टी होती है तो जड़ें, जो बीजों का जड़ होता है, जो पौधे बनते हैं बाद में, उसका जड़ आसानी से मिट्टी के अंदर चला जाता है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक करती है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। जो है केंचुआ, जिसे अर्थवर्म भी कहते हैं, इसे किसानों का मित्र, फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, उपजाऊ बनाती है, महीन कणों में बदल देती है तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी का ऊपरी परत ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस में जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधे के सड़े गले अवशिष्ट होते हैं उसमें, मिट्टी की ऊपरी परत में, पत्तियों का अवशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट वगैरह। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। मिट्टी में क्या होता है? वायु भी रहता है उसमें मिला हुआ। वायु नहीं रहता, जो मिट्टी में जब पानी भरा जाता है तो उससे बुलबुले टाइप के निकलते हैं। क्यों? वो वायु निकलता है उसमें। जहाँ भी बुलबुला निकलता है यानी कि उसमें एयर प्रेजेंट है। खनिज भी होते हैं, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी, पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। बहुत सारा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, चूहा पाया जाता है, वाले जीवों द्वारा अवगठित होते हैं। इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं या पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इस पोषक पदार्थ का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लोइंग। क्या कहलाती है? प्लोइंग, यानी कि जुताई। प्लोइंग बैलों के माध्यम से पहले किया जाता था, एट प्रेजेंट अभी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है जुताई। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती रहती है। जब हार्डनेस रहता है मिट्टी में तो उसको मुलायम करने के लिए पानी, मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए पानी डालना पड़ता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक हो जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार की बात करें तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जा सकता है। जैसे हल के लिए पहले किया जाता था प्राचीन समय में। छोटा खेत है तो कुदाल के माध्यम से हम कर सकते हैं। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर में लगा रहता है, जिससे जुताई का काम किया जाता है, उसे कल्टीवेटर कहते हैं। जैसे ये इमेज है, अभी भी इसका यूज कहीं कहीं होता है, बैलों का हल का प्रयोग। ये किसान है, ये बैल है और ये हल लगा हुआ है यहाँ पर। हल की संरचना के बारे में यहाँ पर लिखा है। ये हल है, यहाँ पर ये इसी से जुताई होता है। ये नुकीला टाइप का होता है, त्रिकोणा टाइप का, 3 कोण होता है इसमें। इसे कहते हैं फाल, कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाल। और इसको जो ये लकड़ी का बना होता है हत्था, उसको बोलते हैं हल सेफ्ट। और यही बैलों पर ये लगा होता है यहाँ पर। प्राचीन काल से हल या प्लो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने में, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊँट, भैंस से भी कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन प्रचलित है बैल इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। ये वाला जो अभी इसके बारे में चर्चा की थी, ये फाल है, लोहा का बना होता है। ये हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता था, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं या ख़त्म हो गया ये अब। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी का पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा मिट्टी का पोला करना मतलब हल्का करना, उलट पलट करना। जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मूड़ी प्लेट होती है। ये हल यहाँ पर लोहा का बना हुआ रहता है, चौकोर टाइप का। ये इसका हैंडल है।
कल्टीवेटर, ये है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की, जितने जहाँ भी मशीन का उपयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, समय भी बचता है और लेबर का जो कॉस्ट है वो भी बचता है। तो ये है बुआई। बुआई यानी कि सोइंग, सोइंग यानी कि बीजों को डालना खेतों में। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं, बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो किसान वैसा बीज की तलाश करते हैं जो हेल्दी हो, प्रोडक्शन यानी उत्पादन बेहतर हो। बीजों का चयन करने की विधि क्या है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। एक बीकर लेकर इसे पानी में आधा भरिए, इसे एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा करें। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। ये क्रियाकलाप आप खुद करके देख सकते हैं। तैरने लगते हैं कुछ बीज। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, उसके अंदर पानी आर पार हो जाता है, हवा भी आर पार हो जाता है, इसलिए वो तैरने लगता है हल्का होने के कारण। और इस कारण हल्के होते हैं अतः यह जल पर तैरने लगता है और ये अच्छे बीज की पहचान नहीं है। यदि हमें अच्छे बीजों को चुनना है तो हम पानी में डालकर देख सकते हैं। पानी के ऊपर जो बीज तैरने लगते हैं वो खोखला है, छेद है उसमें, इसलिए हल्का होने के कारण वो तैरने लगता है। और अच्छी बीज नहीं, उसको अलग करके जो पानी की तली के अंदर बैठा रहता है वो अच्छा बीज होता है। तो ये पहचान है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। परंपरागत मतलब जिसका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। ये वाला है। ये तो अब ख़त्म ही हो गया, विलुप्त हो गया, अभी यूज नहीं होता। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 न्यूक्लियर सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। यह सिर मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देता है। ये तो सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। तो बीज के लिए क्या होना चाहिए, मिट्टी पर रख देना है, नहीं मिट्टी के अंदर थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर अंदर पहुंचाना, उसके बाद मिट्टी ऊपर से ढक देना है ताकि कोई पक्षी वगैरह इसको खा ना जाए और ये थोड़ा मतलब बरकरार रहे मिट्टी के अंदर। नहीं तो ये जल जब सिंचाई किया जाएगा, इसमें इरीगेशन किया जाएगा, वाटरिंग किया जाएगा तो ये बह जाएगा इधर से उधर। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधशाला मतलब कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, बिहार के लैंग्वेज में मोरी, क्या बोलते हैं, मोरी। तो इसमें धान के बीज को छोटे से प्लॉट में पहले रोपा जाता है। थोड़ा बहुत लंबा होता है धान का पौधा, तो उसको दूसरे खेत में रोपा जाता है, उसको बोलते हैं नर्सरी, पौधशाला। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये तीसरा प्रोसेस है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद। तो खाद और उर्वरक क्यों डाला जाता है, जैसे कि मनुष्य के शरीर में जब विटामिन की कमी होती है तो उसे मल्टीविटामिन या विटामिन की गोलियां खानी पड़ती है। उसी तरह मिट्टी में जब खनिज एवं मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उसमें खाद, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी में खनिज पदार्थ होता है जैसे कि NPK जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये 3 मुख्य खनिज तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कीट पतंगों से बचाते हैं। इम्यूनिटी ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है पौधों का, कीट पतंग से बीमारियों से लड़ने के लिए। हरा भरा रहता है, पौधे अधिक उत्पादित होता है, फसलों का उत्पादन। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है।
लगातार फसलों के उगने से मिट्टी के कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है, सजेशन दिया जाता है कि खेत में साल में एक बार दलहनी फसलों का मतलब रोपा जाना चाहिए, जो पल्सेस वगैरह है, क्योंकि दलहनी फसलों में राइजोबियम वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो बैक्टीरिया पाया जाता है, और जिसके कारण मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो उसको दूर कर देता है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालता है, यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद क्या है? खाद और उर्वरक के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसमें अंतर क्या है। खाद, जिसको इंग्लिश में मैन्योर कहते हैं, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, पहला पीटी फैक्ट। और क्वेश्चन पूछेगा खाद या मैन्योर है कार्बनिक अकार्बनिक, तो ये कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो घरेलू अपशिष्ट है वो भी, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह वो भी सड़कर खाद बन सकते हैं, गोबर वो भी सड़कर खाद बन सकता है। किसान पेड़ पौधे की पत्तियां, जो ह्यूमस रहता है वो भी तो एक कार्बनिक खाद ही रहता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन बैक्टीरियाओं के द्वारा होता है, अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। ये कुछ प्रयोग है, अंकुरित करना। उर्वरक या फर्टिलाइजर एक रासायनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और ये एक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और जबकि जो खाद है उसका प्रयोग हम घर पर भी कर सकते हैं, सड़ा गला कर। जो जैविक अपशिष्ट है उसको सड़ा दीजिए, खुले में छोड़ दीजिए, अपघटित होकर वो खाद बन जाएगा। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पूछ दे क्वेश्चन में NPK में K का अर्थ है, तो K का क्या अर्थ है? कैल्शियम? नहीं, पोटेशियम। केमिस्ट्री में N से क्या होता है? नाइट्रोजन, P से होता है फास्फोरस और K से होता है पोटेशियम। पोटेशियम का ग्रीक या लैटिन नेम कैलियम है, इसलिए इसको K से सूचित किया जाता है। और ये तीनों एक उर्वरक है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान अथवा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त होती है उर्वरकों के प्रयोग से। उर्वरक बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर उर्वरता, यानी कि जब हम अधिक उर्वरक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड है, अधिक उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी रेट होता है वो घट जाता है, उत्पादकता। इसलिए जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद से पर्यावरण भी प्रदूषण कम होता है, मिट्टी प्रदूषण कम होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और ह्यूमन के हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पॉपुलेशन इतना बढ़ गया तो ये संभव ही नहीं है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। खाद जो मैन्योर होता है, इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म, फसल चक्रण मतलब क्रॉप साइकिलिंग बोल सकते हैं इसको। इसमें एक फसल एक सीजन में है तो फिर दूसरा बदल कर एक ही तरह का फसल उपजाना नहीं है। फसल चक्रण मतलब अलग अलग फसल उपजाना। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। जैसे एक क्रम में दूसरा फसल है और दूसरे रो में दूसरा फसल है, फिर तीसरे रो में दूसरा, इस प्रकार। तो ये भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि एक बड़े से इतना पॉपुलेशन के लिए अब धान का है, फिर गेहूं का, धान ऐसे थोड़े होता है। उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। सही है, चारा से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियाकों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या हुआ? जो मुक्त नाइट्रोजन है वायुमंडल में, उसके बैक्टीरियाओं के द्वारा वो मिट्टी में मिला देते हैं, उस नाइट्रोजन को यौगिक में बना देते हैं। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक को फर्टिलाइजर बोलते हैं इंग्लिश में, खाद को मैन्योर बोलते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेषों की विघटन, टूटने फूटने से, अपघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है,
खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता। इससे नाइट्रोजन मिल सकता है, फास्फोरस मिल सकता है, पोटेशियम मिल सकता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस भी मिलता है और एनपीके भी मिलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसको पौधों को ह्यूमस प्राप्त हो सकता है मिट्टी में? तो उर्वरक से नहीं होता, ये खाद से होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये इसका एक हानि है खाद का। खाद के लाभ क्या है? मैंने जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी का वो बढ़ता है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र होती है, यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। संरंध्र होने का भुरभुरी महीन हो जाते हैं, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि वो उसका खाना टाइप का है ये खाद बैक्टीरियाओं का। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव की जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि पौधे के किस अंग या पार्ट्स के द्वारा जलों का अवशोषण होता है? तना के द्वारा? नहीं, जड़ों के द्वारा। और जड़ों में एक मूल रोम होता है, उसके द्वारा होता है, जिसे रूट हेयर कहते हैं। मूल रोम, जैसे ये जड़ है तो जड़ में छोटे छोटे होते हैं इस प्रकार रोम टाइप का। हेयर, रूट हेयर इसको बोलते हैं, रूट का वो बाल है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसलों की पाले गर्म हवा से रक्षा करती है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना इरिगेशन, वाटरिंग या सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत क्या हैं? कुएं हैं, भौम जल है यानी कि ग्राउंड वाटर है, जलकूप है, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। ये सब प्राचीन सोर्स हैं। ढेकली के द्वारा पहले दिया जाता था ये। इससे ये यूपीएससी प्री में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये पर्शियन व्हील है, ये पर्शियन व्हील। इसे बैलों को घुमाया जाता है, ये घूमता है और इससे सिंचाई होती है, पानी निकलता है। अरघट्टा बोलते हैं इसको हिंदी में, अरघट्टा। सिंचाई की आधुनिक विधियां में क्या आ गया? एक छिड़काव तंत्र है, स्प्रिंकलर मेथड या सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। किस भूमि के लिए? असमतल भूमि के लिए, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें वर्टिकल पाइप, ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर स्थित मुख्य पादप पेड़ पौधों से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है ऊपर से। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जैसे इस प्रकार ये लगा होता है नोजल, और ये इस प्रकार बौछार होता है पानियों का ऊपर से। इससे पानी की कमी, मतलब पानी का जो वेस्टेज होता है उसको रोका जाता है। स्प्रिंकलर ड्रिप तंत्र एक होता है मेथड, ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली पौधों की जड़ में पानी जा रहा है। इससे भी पानी की बचत होती है। खरपतवार से सुरक्षा। बुजुर्ग पहले निकट के गेहूं के खेत में गए, उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधे मतलब अनडिजायरेबल प्लांट, वैसे प्लांट जिसका यूज नहीं है। हमने एक खेत में धान का फसल बोया है, उसमें बहुत सारे घास हो गया तो वो खरपतवार हो गया, अवांछित पौधा। खरपतवार हटाने को डैश कहते हैं, पूछा जा सकता है, तो इसे निराई कहते हैं। निराई या वीडिंग। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जो होता है जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को मतलब रोक देता है। जैसे एक खेत है तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फसल है इसके बीच में घास उग गया, तो घास जल भी खींचेगा, जो मिनरल्स हैं उसको भी खींचेगा। तो इन फसलों को जो यूजफुल है उसको पर्याप्त मात्रा में जल, खनिज, लवण नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसका पोषण रुक जाता है।
तो इसे हटाने के लिए केमिकल का भी यूज होता है, खरपतवार नाशी जिसको बोलते हैं। जैसे कि इसमें एक इम्पोर्टेंट है 2,4-D। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। खरपतवार नाशी का छिड़काव हो रहा है यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही, यानी कि खरपतवार हटाने का सही समय क्या है? पौधों का पुष्पन जब फूल होता है उसमें उससे पहले, और बीज बनने से पहले होता है। पुष्पन एवं बीज बनने से पहले। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, हार्वेस्टिंग। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता, ये है दरांती, हंसिया बोलते हैं इसे, की सहायता से काटा जाता है। हार्वेस्टर भी यूज किया जाता है कहीं कहीं, इसे थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे गेहूँ का थ्रेसिंग होता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के द्वारा होता है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित हो जाते हैं, इससे प्रदूषण होता है। सही है। जो पंजाब हरियाणा रीजन है उसमें पराली का आता है कॉन्सेप्ट। पराली क्या होता है? वही होता है जैसे इतना बड़ा गेहूँ है, धान है, और इसको यहीं से काट लिया जाता है और इतना जो खेत में रहता है उसको पूरे खेत में आग लगाकर ख़त्म कर दे। इससे वायु प्रदूषण होता है दिल्ली में। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी घटती है, जो अच्छे बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? पराली को ये कंपोस्ट में बदल सकते हैं, खाद में, या तो फिर इसका एथेनॉल वगैरह भी बनाया जा सकता है। कटाई पर्व जैसे पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल होता है, पंजाब में बैसाखी होता है, होली भी एक कटाई पर्व ही है, बिहू असम में, केरल में ओणम। कटाई के बाद किसान भंडारण करते हैं या बेच देते हैं या अपने यूज के लिए करते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है और अंतिम कार्य बोल सकते हैं। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। मॉइस्चर रहेगा तो वो खराब हो जाएगा वहाँ पर। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उन्हें खराब होने की अधिक संभावना रहती है और जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की समय, इसलिए सुखाकर हमें भंडारण करना चाहिए। और इससे उनके कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक सुरक्षा। तो किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिसे कोठी कहा जाता है में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जूट के बोरों में भंडारण, जूट के बोरों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो मॉइस्चर रहेगा फसल को, वो जूट के बोरे आसानी से सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाजों को पीड़कों के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो आँखों के लिए बेहतर है। कुछ क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, क्रॉप। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज या सीड्स जल की सतह पर तैरने लगते हैं क्योंकि वो खोखले होते हैं, उसमें छिद्र होता है छोटा मोटा, जिसके कारण वायु इधर से उधर हो जाता है और जल भी मिलाना है। ये खरीफ फसल में क्या हो जाएगा? धान एवं मक्का। रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक में यूरिया हो जाएगा। कार्बनिक खाद में पशु अपशिष्ट हो जाएंगे।
तो ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया क्लास 8 का साइंस का।